अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 11। आज हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ये हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें, डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूँ। लेकिन अगर आपने ये पहले से पढ़ा है तो आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री आपके पास बचपन में सिखाई जाती थी। आप लोग शुरू से ड्राइंग करते आ रहे हैं तो आपको बेसिक आइडिया तो है कि ज्योमेट्री होती क्या है। इसके अलावा आपने 6, 7, 8 क्लास में मैथ्स के अंदर ही बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप बनाई हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। ये सारी आपकी बेसिक ज्योमेट्रिक शेप हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बचपन में भी सीखी हुई हैं। अब आपके किताब में कुछ चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, चैप्टर 11 से ऑनवर्ड। तो उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो चीज़ें, जो टर्म्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कहाँ से आई या उनका ओरिजिन कहाँ से। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपके पास इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये आपके पास दो मेथड्स हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। हैं क्या, पहले इनको तवज्जो से समझते हैं। इंडक्टिव मेथड हम कहते हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड कंक्लूजन आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ दरख्त हमने ले लिए और देखा कि उनके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो ग्रीन कलर के, तो हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड कंक्लूजन एक हम ड्रॉ कर लेते हैं कि लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज़ आर ग्रीन, यानी जितने भी दरख्त होंगे उनके जो पत्ते हैं वो हरे रंग के होंगे। हमने क्या किया, हमने दरख्तों को ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व जितने भी हमने किए, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमने 100 ट्रीज़ देखे, ऑब्ज़र्व किया, हर ट्री के जो लीव्स थे वो ग्रीन कलर के थे। तो यहाँ से हमने एक सैंपल लिया 100 ट्रीज़ का और देखा कि सब के पत्ते अगर हरे रंग के हैं तो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि तमाम दरख्तों के पत्ते हरे रंग के होंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो भी दरख्त देखा उसके पत्ते हरे रंग के थे, तो हमने ऑब्जर्वेशनल बेस्ड कंक्लूजन निकाल लिया। इसी तरीके से हम अगर कोई एक ट्रायंगल लेते हैं और उसके एंगल को नापते हैं, मेजर का मतलब हम उसकी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास आपने एक ट्रायंगल पहले लिया, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया, उसके बाद आपने एक और ट्रायंगल लिया, तो देखा आपने कि जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे उनका सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। लेट सपोज आपने 100 ट्रायंगल्स लिए और उन 100 ट्रायंगल्स के सम ऑफ एंगल्स निकाल लिए। तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स आपके पास अगर सब में 180 डिग्री आ रहा है तो आपने वहाँ से कंक्लूड कर लिया, एक ऑब्जर्वेशन आपने ली 100 ट्रायंगल्स की, और हर ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तो आपने उनका सम लिया, तो आपने देखा कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अब आपने एक वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका अगर आप एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स निकाल लें, जितने भी उसके एंगल हैं उनका सम कर लें, तो उसका आंसर 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अगर आप इस तरीके से बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स लेते हैं, आप 50 या 100 या 200 कोई भी सैम्पल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं सिमिलैरिटी आ रही है कोई, और फिर आप कोई कंक्लूजन उससे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे मेथड को, ऐसी रीजनिंग को आप कहते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। लेकिन ये जो आपके पास मेथड ऑफ रीजनिंग है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक सही नहीं भी है। वजह उसकी है कि हर दरख्त के पत्ते हरे रंग के नहीं होते। कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिसके पत्ते डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग सही नहीं होती। कुछ ऐसी शेप्स हैं, कुछ ऐसे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल में तो खैर हमारे पास जर्नल 180 डिग्री ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी शेप्स भी हैं जिसके अंदर आप कंक्लूजन इस इंडक्टिव रीजनिंग से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम सेकंड मेथड ऑफ रीजनिंग की तरफ चलते हैं कि आपके पास अब इंडक्टिव मेथड की कुछ ना कुछ खामियां भी थी। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। पहली ये कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये बहुत अच्छे खासी मिकदार में होने चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, कंप्रिहेंसिव नेचर होनी चाहिए, जो भी आपने एग्जांपल ली उनकी। तो हम मैथ्स के अंदर इंडक्टिव रीज़न को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम यहाँ पर सेकंड मेथड पे आते हैं, डिडक्टिव मेथड पे। अब डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम डिड्यूस करते हैं पर्टिकुलर रिज़ल्ट को फ्रॉम अ जर्नल रिज़ल्ट।
यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि तमाम के तमाम इंसान मॉर्टल हैं, मॉर्टल का मतलब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी एक टाइम लिमिट है, उस टाइम के बाद उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो अगर तमाम के तमाम इंसान, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सलीम इज़ अ मैन, सो दैट इज़ वाई ही इज़ मॉर्टल। इसी तरीके से कोई और भी इंसान ले लें, अगर वो इंसान है, मैन का मतलब यहाँ पर इंसान को हम जो है कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं है सिर्फ, तो कोई भी इंसान है, उसने मर जाना है, तो वो आपका मॉर्टल होगा। तो यहाँ से हम एक रीजनिंग जनरेट कर सकते हैं कि अगर सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो उसका जो एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी होगा, अगर इनकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें आपस में तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगी। इसी तरीके से कोई भी ट्राइंगल ले लें, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी, उनके वर्टाइसिस पे जो एंगल्स आप मेजर कर रहे हैं वो आपके पास उनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये आपका डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करूँगा जो कि डिटेल आप पढ़ना चाहें तो आपको समझ आ जाएगी, मैं वर्बली समझा रहा हूँ, मैं एक एक लाइन टू लाइन आपको नहीं पढ़ के समझाऊँगा। तो बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो कि मैं आगे स्किप कर दूंगा, मैं लाइन टू लाइन आपको लेके नहीं चल रहा, आप उसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको वो पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पर आपको समझनी है कि नंबर 1, आपके पास सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो हम विदाउट डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे उन वैल्यूज़ को या उन पॉइंट्स को, कोई भी चीज़, कोई भी आपकी शेप जो अनडिफाइंड है लेकिन उसके सर्टेन कॉन्सेप्ट हैं जो विदाउट डेफिनेशन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट, लाइन, प्लेन, स्पेस, ये आपके सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ये हम विदाउट डेफिनेशन इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट आपके पास इस तरीके से होता है, ये एक लाइन है, प्लेन का मतलब आपके पास ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक्स वाई आपके पास डायरेक्शन में कोई वैल्यू होगी, और स्पेस आपके पास एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन पे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये तो आपके पास इस तरीके से, अगर एक्स वाई एक्सिस है तो ये एक लाइन हो गई, और अगर मैं y एक्सिस को भी ले लूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर मैं इस y एक्सिस को भी ले लूँ और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये पूरा आपका प्लेन माना जाता है। और अगर मैं z डायरेक्शन में भी कोई चीज़ ले लूँ तो ये एक क्यूब, आपने क्यूब बनाया होगा, मैं इसकी जगह क्यूब एक बनाता हूँ, तो आपने अगर एक क्यूब कभी देखा हो तो ये एक बेसिकली स्पेस होती है, ठीक है, ये आपके पास पूरा स्पेस है। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स के ज़ुमरे में आता है। पहला ही कैरेक्टरिस्टिक ये है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपके विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स कुछ स्टेटमेंट्स को हम एक्सेप्ट करेंगे विदाउट प्रूफ, प्रूफ मांगे बगैर। उन स्टेटमेंट्स को आप कहेंगे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास दिन के वक्त में रोशनी होती है और रात के वक्त में रोशनी नहीं होती सूरज की, ये कुछ अनडिफाइंड फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट्स हैं जो हम कोई कहे या ना कहे, हमारा कॉमन सेंस है, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनको हम विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको हम फंडामेंटल स्टेटमेंट्स या फंडामेंटल एग्रीमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब फंडामेंटल एग्रीमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आपके दो हिस्सों में तकसीम किए गए, एक एक्सियोम्स, दूसरा पोस्टुलेट्स। अब एक्सियोम्स क्या हैं और पोस्टुलेट्स क्या हैं? एक्सियोम्स हम कहते हैं ऐसी फंडामेंटल एग्रीमेंट्स को जो रिलेटेड टू नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्टेटमेंट है, एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब अगर एक नंबर 3 है तो वो 3 के बराबर ही होगा। या इसी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, इफ़ सेम नंबर इज़ एडेड टू इक्वल्स, यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर है वही मैं दूसरे नंबर में ऐड कर दूं तो जो आंसर आएगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ रहा है तो वो इक्वल होगा, देयर सम आर इक्वल, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो आपके पास ये 6 के बराबर आएगा। तो थोड़ी सी ये आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगेगी, आपकी स्टेटमेंट ये वाली और ये वाली दोनों सेम है। तो जो भी स्टेटमेंट आपकी नंबर से रिलेट कर रही है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं एक्सियोम,
और जो भी फंडामेंटल एग्रीमेंट आपके ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्सियोम क्या है और पोस्टुलेट्स क्या हैं। आगे हमने बहुत सारे पोस्टुलेट समझने हैं, याद करने हैं, सीखने हैं। तो पोस्टुलेट वो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड हैं, और एक्सियोम्स वो फंडामेंटल एग्रीमेंट हैं जो किसी नंबर से रिलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका एक पोस्टुलेट है, वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये आगे पोस्टुलेट जो हम सीखेंगे तो मैं उधर डिटेल में समझाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, यानी कि दो डिफरेंट जगह पर पॉइंट्स हैं, तो आपके उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। आपके इन दो पॉइंट से दूसरी लाइन पास अगर होगी तो वो ओवरलैप करेगी, बेसिकली वो वही लाइन होगी, कोई नई लाइन इसके ऊपर पास नहीं हो सकती। अगर आप कोई और लाइन पास करवाएंगे तो एक पॉइंट से तो पास हो जाएगी, दूसरे पॉइंट से पास नहीं होगी। तो ये आपके फंडामेंटल एग्रीमेंट की डिटेल थी। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जैसे कि पोस्टुलेट्स, अब इन अनडिफाइंड और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स यानी कि पोस्टुलेट के साथ हम एक नए कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद डेवलप कर लें और उन टर्म्स को फिर हम डिफ़ाइन कर दें, तो ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं डिफ़ाइंड टर्म्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ये अनडिफाइंड टर्म्स अगर आ जाएं जैसे कि कोई पॉइंट, लाइन, प्लेन एक्सेट्रा, और उनके साथ आप कुछ फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स साथ में अटैच कर दें, जैसे कि पोस्टुलेट्स को हम अगर अटैच कर दें किसी अनडिफाइंड टर्म यानी लाइन के साथ, लाइन को आप ऐड कर दें पोस्टुलेट के साथ, तो आपके पास अब वो टर्म डिफाइंड हो जाती है। और जो भी टर्म आपने डिफाइन कर दी उसको आप कहते हैं डिफाइंड टर्म। फॉर एग्जांपल, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एटलीस्ट वन राइट एंगल। पैरेललोग्राम की शेप आपको पता है कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं इसमें राइट एंगल बना दूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने राइट एंगल बना दिया, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, तो अब ये जो पैरेललोग्राम था ये कन्वर्ट हो गया रेक्टेंगल के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिफाइन कर दिया पैरेललोग्राम को कि ये रेक्टेंगल है विद द हेल्प ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पर आपने बेसिकली फंडामेंटल एग्रीमेंट्स और अनडिफाइंड टर्म्स को साथ जोड़ के नया कॉन्सेप्ट बना दिया जिसको आपने डिफाइन कर दिया। और अब नेक्स्ट पॉइंट, आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स, पोस्टुलेट्स एंड डिफाइंड टर्म्स, तीनों चीज़ें याद रहे, डिफाइंड टर्म्स बनती ही अनडिफाइंड और पोस्टुलेट से। तो अगर आप अनडिफाइंड टर्म्स लें, पोस्टुलेट्स लें और डिफाइंड टर्म्स को भी साथ में ऐड कर दें, तो अब आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी उन्हें हम विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग हम अगर उसको प्रूव कर देते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को आप कहते हैं प्रोपोजिशंस और थ्योरम। ये पूरी मुझे लॉजिक समझाना है, सिर्फ इस वर्ड की वजह से ज़रूरी था कि आगे चल के आपने नेक्स्ट चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ने। तो थ्योरम बनता कैसे? थ्योरम बनता है आपके पास अनडिफाइंड टर्म्स, पोस्टुलेट्स या डिफाइंड टर्म्स, इन तीनों के मिक्सचर को आप एक साथ डिफाइन कर दें, उसे प्रूफ कर दें विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, तो आपके पास थ्योरम्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक थ्योरम आपके पास है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं दो साइड के, ये अगर फॉर एग्जांपल एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, इसके ये एंगल्स हैं, अगर ये एंगल्स आपस में सेम है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम है, सिमिलर है, तो उनकी साइड भी सेम या सिमिलर होगी। देयरफॉर अपोजिट टू देम दीज साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपसे कहा गया है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव कॉन्ग्रुएंट एंगल्स अपोजिट टू देम, दो एंगल्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, दीज साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो थ्योरम बनाने की बेसिक आपके पास मेथडोलॉजी इस तरीके से थी। कैरेक्टरिस्टिक आपने डिडक्टिव रीजनिंग के समझ लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हमने समझने, यहाँ पर अब बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपके पास सब टॉपिक है अनडिफाइंड टर्म्स क्या होती हैं। अनडिफाइंड टर्म्स अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी पॉइंट, लाइन, प्लेन या स्पेस, ये सारे विदाउट डेफिनेशन हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अब यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड्स बना लेंगे कि किस तरीके से हम पॉइंट को, लाइन को या प्लेन को डिनोट करेंगे।
तो जब भी कोई पॉइंट आएगा तो आपके पास वो कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, जैसे कि A B C या P Q R P1 P2, ये कैपिटल आपके पास लेटर्स होंगे, आपके अल्फ़ाबेट्स कैपिटल होंगे। इसके अलावा अगर कोई लाइन को रिप्रेजेंट करना है हमने, तो उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से करेंगे, A B C स्मॉल, या L M N या L1 L2 L3, लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। और अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन सरफेस की, प्लेन मैंने डिस्कस किया अभी कि आपके पास x और y डायरेक्शन में अगर कोई भी वैल्यू है, ये पूरा एक प्लेन है। अगर सिर्फ इस तरीके से होता तो ये लाइन होती, या अगर सिर्फ इस तरीके से होता तो ये लाइन होती, लेकिन ये अगर पूरा है तो ये आपके पास प्लेन कहलाता है। और इनको हम या तो P या Q या R या P1 P2 P3 इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो थी आपकी अनडिफाइंड टर्म्स। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपने समझने हैं। अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो ऊपर जो हमने स्टैंडर्ड समझ लिए, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L। आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर ये L लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट P है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P एप्सिलॉन, या इसको हम वैसे बिलोंग्स टू कहते हैं। ये आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आएगी, या हम इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि L पासिस थ्रू पॉइंट P। और इसी तरीके से अगर ये सिंबल आए, इसका मतलब होता है कि लाइन L लाइज ऑन प्लेन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमने अभी डिस्कस किया, हमने स्टैंडर्ड बना लिया है कि ये हमारे प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा और L जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा पासिस थ्रू, यानी कि प्लेन अल्फ़ा पासिस थ्रू लाइन L। अब यहाँ पर जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, अब चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके पास किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो ये 3 पॉइंट्स किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो ये 4 पॉइंट किसी क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर रहे हैं। अब दिस कैन बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट बेसिकली किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ समझनी है, जैसे कि अ पॉइंट इज़ अ सबसेट ऑफ लाइन। सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चैप्टर 1 में आपने सेट के अंदर सीखा था कि आपके पास अगर एक लाइन है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होंगे, लेकिन 2 पॉइंट से ज़्यादा भी पॉइंट्स होंगे। तो कोई भी लाइन हो उसके लिए 2 पॉइंट्स होना लाजमी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट P है, तो बेसिकली दिस पॉइंट इज़ द सबसेट ऑफ लाइन AB। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक प्लेन है तो ये प्लेन लाइंस की वजह से बनाई। अगर ये लाइन है मेरे पास, लाइन AB, तो आप कह सकते हैं कि अ लाइन इज़ अ सबसेट ऑफ अ प्लेन, और सिमिलरली अ प्लेन इज़ अ सबसेट ऑफ अ स्पेस। तो इस कंक्लूजन की मदद से हम कह सकते हैं कि आपके पास अ पॉइंट इज़ अ सबसेट ऑफ प्लेन और अ स्पेस, तो दोनों का ही सबसेट होगा पॉइंट भी। और इस तरीके से लाइन इज़ अ सबसेट ऑफ स्पेस आप यहाँ पर कह सकते हैं इन चीज़ों को। ये लाइन समझने के लिए आपका चैप्टर 1 बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सबसेट का मतलब क्या है। अब यहाँ पर पॉइंट, लाइन, प्लेन या स्पेस ये क्या है मैं वैसे ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे डिटेल में बताया कि अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ ये पॉइंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई इसके एक्स वाई एक्सिस पे एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। लेकिन लाइन हैज़ 1 डायमेंशन। अगर एक लाइन की बात की जा रही है तो इसकी 1 डायमेंशन है, यानी कि लेंथ। और अगर मैं प्लेन की बात करूं तो इट हैज़ 2 डायमेंशंस, यानी कि लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी। अगर ये प्लेन है तो आपके पास इस प्लेन की लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। और अगर स्पेस की बात करूं तो इट हैज़ 3 डायमेंशंस, इसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। तो आपके पास अगर इसी प्लेन को मैं एक थर्ड एक्सिस भी बना दूं तो आपके पास ये इसकी हाइट भी है, इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है। तो हाइट यानी कि डेप्थ भी आप ले सकते हैं। आप जैसे अपना कमरा देखते हैं तो आपके कमरे में हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ यानी कि ब्रेथ भी है। तो ये आपका कमरा एक स्पेस कहलाता है। ये थी कुछ आपके पास बेसिक टर्म्स। अब नेक्स्ट सब कैटेगरी सब पॉइंट पे जाते हैं।
कोइंसिडेंट पॉइंट्स। कोइंसिडेंट पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? अगर दो पॉइंट्स फॉर एग्जांपल P और Q सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ऐसे पॉइंट्स को कहेंगे कोइंसिडेंट पॉइंट्स, और इसमें आप कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू Q। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, इस पे ये पॉइंट मौजूद है और इसको मैं कह रहा हूँ P, लेकिन मैं इसी पॉइंट को कह रहा हूँ यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, उसको मैं कह रहा हूँ Q। आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट्स एट द सेम लोकेशन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे आपका कोई दोस्त आपसे मिलता है, तो बेसिकली आपका दोस्त और आप एक वक्त में उस पार्क में नहीं गए थे, एक साथ नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि वहाँ पर आप एक दूसरे से मिल गए। तो ऐसे वक्त को, ऐसे टाइम को आप कहते हैं कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंस हमारा था कि हम वहाँ पे मिल गए। तो इसी तरीके से पॉइंट है कि आपका पॉइंट आपने तो P रिप्रेजेंट किया, लेकिन पता चला कि थोड़े ही कुछ कैलकुलेशन के बाद वापस दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो आपने उसको नया नाम Q तो दे दिया, लेकिन लोकेशन तो सेम रही। और इसी सेम कॉन्सेप्ट, इसी सेम लॉजिक के मुताबिक नेक्स्ट आपका है टॉपिक कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन भी सेम यही कहती है कि आपके पास अगर दो लाइंस हैं L1 और L2, अगर ये सेम लाइन सेम पोजीशन पे हैं तो ऐसी लाइन को आप कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और ये आपके पास इस तरीके से L1 इज इक्वल टू L2 लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये मैंने ड्रॉ की L1 और इसी के ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो L2 इसी के ऊपर आ गई, तो आपके पास ये लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। नज़र आपको एक ही लाइन आएगी, लेकिन एक्चुअल में ये दो लाइंस होंगी। अब हर टॉपिक के साथ एक एक पोस्टुलेट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं, इनको अच्छे से समझना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए कौन सा पोस्टुलेट क्या कह रहे हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 1 आपसे कह रहा है कि वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपके पास मौजूद हैं तो आपके पास उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा लाइन पास नहीं होंगी। तो 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। आपकी कोई भी अगर लाइन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने रैंडम कोई लाइन ड्रॉ की, तो इसके लिए 2 पॉइंट्स का होना लाजमी था, अदरवाइज़ ये लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती थी। अगर आपको यहाँ पर कोई और लाइन भी ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर तो सकते हैं, लेकिन फिर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा उनमें। अगर लेट्स सपोज ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो L और M में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पर नोट में लिखी हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर मैं वर्बली आपको साथ से समझा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर, कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। अब कोलीनियर और नॉन कोलीनियर का मतलब, अगर मेरे पास इस तरीके से एक लाइन है जिसके ऊपर A, B और D ये 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं और C आपके लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो जो भी आपके पास पॉइंट जो लाइन के ऊपर मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं कोलीनियर पॉइंट्स, और जो भी पॉइंट्स लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। यानी कि A, B और D कोलीनियर हैं, लेकिन A, B, C या A, C, D या चारों ही A, B, C, D ये सारे आपस में नॉन कोलीनियर हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और लॉजिक हम अप्लाई करते हैं। हमने जो पोस्टुलेट 1 पढ़ा उसमें हमने सीखा कि कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हमेशा किसी भी लाइन में जो 2 पॉइंट से मिल के बनी है, हमेशा ये 2 पॉइंट्स आपस में कोलीनियर ही रहेंगे। तो A, B आपस में कोलीनियर रहेंगे, B, C आपस में कोलीनियर रहेंगे, C, D आपस में कोलीनियर रहेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 पॉइंट्स हमेशा आपस में कोलीनियर ही होते हैं। एक ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स की बात की जाए तो सिर्फ इस लाइन में A, B और D कोलीनियर हैं, बाकी कोई भी आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स कोलीनियर नहीं होगा। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 1 के मुताबिक बात की गई है। अब सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पर गिवन है। सेकंड पोस्टुलेट में आपसे कहा है कि काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, यानी कि अगर एक पॉइंट गिवन है तो उसमें से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप पास कर सकते हैं। आप कहीं से भी कोई भी लाइन आराम से पास कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे लाइन L1, L2, L3, L4, L5 अप टिल nth वैल्यू n कोई भी नंबर हो सकता है, कैन पास थ्रू अ पॉइंट O। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कराची में एयरपोर्ट जाना है,
तो अब एयरपोर्ट जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, या मैं कहूँ एयरपोर्ट से जहाज़ में से आपने बस उड़ जाना है, कराची से बाहर निकल जाना है, तो अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हैं कि आप उस एक पॉइंट से कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से अगर कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपके पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको डिफाइंड नहीं है, तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को उसमें से पास कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पोस्टुलेट है, वन एंड ओनली वन प्लेन पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट सपोज ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं आपस में, तो इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पास हो सकता है। अगर आपके पास ये नॉन कोलिनियर नहीं होते, कोलिनियर होते, तो इसमें से आपके पास सिर्फ एक लाइन पास होती, इसमें से एक प्लेन पास नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर आपके पास अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकता है, दूसरा प्लेन इसमें से पास नहीं हो सकता। और सिमिलरली फोर्थ पोस्टुलेट आपके पास है, इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन एल बी ऑन अ प्लेन, द होल लाइन एल लाइज ऑन दैट प्लेन। यानी कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं किसी भी लाइन के, वो आपके पास एक प्लेन पे आ रहे हैं, लेट सपोज ये आपका एक प्लेन है और ये आपकी एक लाइन है और उसके 2 पॉइंट्स ये मौजूद हैं, तो जो पूरी की पूरी लाइन है आपकी, ये प्लेन के ऊपर लाई करती है। अब यहाँ पर प्लेन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो बेसिकली कह रहे हैं कि प्लेन नंबर 1 स्मूथ है और दूसरा इन्फिनाइट है फ्रॉम ऑल साइड्स। यानी आपके पास यहाँ पर ये लेंथ इन्फिनाइट है, ये लेंथ इन्फिनाइट है, ये लेंथ्स आपस में इन्फिनाइट है। आपके पास प्लेन की लेंथ डिफाइंड नहीं है, तो आपके फोर्थ पोस्टुलेट इसके मुताबिक पूरी की पूरी लाइन उस प्लेन के ऊपर रखेगा अगर उसके 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, जिसका नाम है डिस्टेंस पोस्टुलेट। डिस्टेंस पोस्टुलेट में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी और 2 डिफरेंट जगहों पर हैं किसी भी प्लेन के ऊपर, तो हम उसको नंबर असाइन कर सकते हैं एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स पी क्यू। फॉर एग्जांपल हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ और इसमें ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन ए और बी को हम नाम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल पी और क्यू पॉइंट्स। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा पी और क्यू ए और बी के बराबर है, तो इसके दरमियान का डिस्टेंस किसी नंबर के बराबर होगा, लेट्स से 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी 2 डिस्टेंट पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पी जो है वहाँ पे ही क्यू भी मौजूद है, तो अगर P और Q एक ही जगह पे मौजूद होंगे, तो मैं यहाँ पर उसको कहूँगा कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0 होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब P और Q किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर होंगे, यानी कि दोनों एक डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। P एंड Q बोथ आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, पॉजिटिव नंबर अगर एसोसिएट किया जा रहा है विद एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स, आप पी क्यू लें, एक्स वाई लें, कोई भी आप पेयर ले लें, अगर कोई पॉजिटिव नंबर एसोसिएट किया जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास विल बी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है फ्रॉम पी टू पॉइंट क्यू, इसको डिनोट करते हैं हम एम पी क्यू से। ये एम मेजर को रिप्रेजेंट करता है, या हम मॉडुलस लगा देते हैं उस एम की जगह। तो आपके पास ये 2 रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं अगर डिस्टेंस मेजर करना है। या फिर हम इस पी क्यू की जगह ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट पी है, तो आपके पास एम क्यू पी हो जाएगा या मॉडुलस क्यू पी हो जाएगा। तो ये आपस में वाइस वर्सा है, आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें। डिस्टेंस आपका चाहे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हो या बी टू ए हो, बात एक ही है। तो ये आपका डिस्टेंस पोस्टुलेट था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब टॉपिक बिटवीन एंड बियॉन्ड क्या होता है। अगर एक लाइन मेरे पास है जिसमें ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर मैं ऐड करूँ, तो वो ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस ऐड कर दूँ मैं दोनों का, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू के बराबर वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ बिटवीन और बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ जो पॉइंट बी है, इट इज़ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो यहाँ पर बी के लिए बिटवीन की टर्मिनोलॉजी, बिटवीन का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ पॉइंट सी की,
तो इट इज़ बियॉन्ड पॉइंट बी, और इसी तरीके से अगर पॉइंट ए की बात करूं तो इट इज़ बियॉन्ड पॉइंट बी। अगर मैं लाइन सेगमेंट ए बी की बात करूं तो आपके पास सी बियॉन्ड हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो आपके पास एक बियॉन्ड हो जाएगा लाइन सेगमेंट बी सी के। यानी कि अगर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास लाइन सेगमेंट बी सी ये है, तो इस लाइन सेगमेंट के बियॉन्ड पॉइंट ए मौजूद है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो ये आपका बिटवीन एंड बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। लाइन सेगमेंट अगर इस तरीके से आपके पास एक मौजूद है, कोई भी लाइन जिसके दो पॉइंट्स ए और बी हैं, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। आपके पास यहाँ पर लाइन सेगमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं कि आप लाइन सेगमेंट कब कहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास किसी भी लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट तो मिनिमम होंगे। अब यहाँ पर ए और बी रिप्रेजेंट किया गया, ये पहली आपके पास रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे ए और बी के दरमियान वो एग्जिस्ट करते होंगे। यानी कि यहाँ पर मैं अगर पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स बना दूँ तो ये इस लाइन सेगमेंट के अंदर ही लाई कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो पॉइंट्स ए और बी हैं ये आपके एंड पॉइंट्स कहलाते हैं इस लाइन सेगमेंट ए बी के। ये एक बेसिक आपके पास डेफिनेशन थी, टर्मिनोलॉजी थी। नेक्स्ट आपके पास है रे एंड हाफ लाइन। रे क्या है और हाफ लाइन क्या है, दोनों आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स ए और बी हैं तो आपके पास रे ए बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये क्या है, बेसिकली इट इज़ द यूनियन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी लाइन सेगमेंट आपके पास ये मौजूद है, और आपके पास ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड बी ऑन ए बी, यानी कि बी के आगे ये पूरा हिस्सा है। इस पूरे हिस्से में जितने भी पॉइंट्स आपके आ रहे होंगे उनको अगर हम ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, यूनियन ले लें, तो ये पूरी रे कहलाएगी। यहाँ पर ए से लेके बी तक ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन ए से लेके इस एंड पॉइंट तक ये आपके पास पूरी एक रे कहलाती है। और हाफ लाइन आपके पास क्या होगी, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट ए है, ये अगर एंड पॉइंट कह रहे हैं ए बी रे का, तो आपके पास अगर एक रे है ए बी पूरी, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये आपकी रे है। अगर मैं इसका एंड पॉइंट ए के अलावा बाकी चीज़ अगर मैं देखूं, बाकी चीज़ हटा दूं, तो आपके पास इसको हम हाफ लाइन ए बी कह सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत मामूली सा फ़र्क है किसी भी रे और हाफ लाइन में। तो यहाँ पे आपके पास दो टर्मिनोलॉजी थी सिंपल सी, बाकी इसके आगे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ सिंपल एक आपको चीज़ याद रखनी है कि आपके पास ए बी रे बोलूँ या बी ए रे बोलूँ ऑलमोस्ट सेम है, बस डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है। इनका यूनियन जो है वो पूरी की पूरी रे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूँ तो आपके पास सिर्फ लाइन सेगमेंट आएगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक ए से बी तक की रे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को लूँ और दूसरी आपके पास ये है, इसका ए और बी ये पॉइंट ले लूँ, तो इनका इंटरसेक्शन क्योंकि ये दोनों सेम है तो आपको ए बी रे, ए बी लाइन सेगमेंट दे देगा। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था किसी भी रे या हाफ लाइन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्वेक्स सेट। अब किसी भी हम पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हैं किसी प्लेन के अंदर, उसको हम कहेंगे कि एक कॉन्वेक्स है तब कहेंगे जब आपके पास कोई भी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर जो होंगे वो उस सेट के अंदर मौजूद हों। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी लाइन, रे या लाइन सेगमेंट, प्लेन जितने भी हैं ये सारे कॉन्वेक्स सेट कहलाते हैं, और ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट से मिल के बनते हैं। कुछ आपके पास नॉन कॉन्वेक्स सेट भी होते हैं, वो यहाँ पर एग्जांपल आपको गिवन है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ तो इसमें आपके पास ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस शेप से ये लाइन बाहर है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड फिगर है, इसके अंदर जो इंटरसेक्शन है, अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ी हो तो आपके पास इंटरसेक्शन ये बीच वाला हिस्सा आता है, तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स शेप बना के दे रहा है। तो ये तो आपके पास कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर इस पूरे की बात करूँ, ये पूरा P और Q का यूनियन है, ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये अलग सेट है।
तो इस टॉपिक का तो इस्तेमाल इतना ज़्यादा आपकी किताब में नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना था। नेक्स्ट चलते हैं अपोजिट रे। अपोजिट रे और सिंपल रे में फ़र्क क्या है? अगर मेरे पास दो रेज हैं ए बी और ए सी, ये ए बी रे है और ये ए सी रे है, ए आपका बीच में कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों अपोजिट रे तब कहलाएंगी जब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ये कोलिनियर होंगे। ज़ाहिर है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं कि सीध में आ रहे हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर हैं। दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, इनका एक पॉइंट कॉमन होगा। और तीसरा देयर इंटरसेक्शन इज़ द ओनली कॉमन एंड पॉइंट। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन आपको लेना आता है सेट में, जब आप इंटरसेक्शन पढ़ते थे तो इसका मतलब जो चीज़ कॉमन हो तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से ऊपर जो भी डायग्राम है उसके मुताबिक ए बी और ए सी आर अपोजिट रेज, और ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट था अपोजिट रे का। अब इससे रिलेटेड एक और पोस्टुलेट यहाँ पर आपने समझना है कि आपके पास अगर एक लाइन सेगमेंट है, इसको बाइसेक्ट कर दिया जाए। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हाफ में तकसीम कर देना, तो वो सिर्फ एक और एक ही जगह एक ही पॉइंट पे से बाइसेक्ट हो सकती है। मैं कहूँ कि आपके पास एक सेब है, उसे आपने इक्वल हाफ में कट करना है, तो आप एक ही साइड से कर सकते हैं। आप दो तरीके से एक सेब को हाफ कट नहीं कर सकते। आप हाफ का हाफ तो कर लेंगे, लेकिन आपको अगर एक पूरा सर्कल दिया जाए और बोला जाए कि इसको आपने हाफ करना है, तो आप एक ही तरीके से हाफ कर सकते हैं। आप इसको दो तरीक़ों से हाफ नहीं कर सकते। तो कोई भी लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से बाइसेक्ट हो सकती है, यानी दो टुकड़ों में तकसीम हो सकती है इक्वल हाफ में। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक आपके पास अगर लाइन सेगमेंट ए बी है तो आपने उसको पॉइंट पी पे अगर तकसीम कर दिया, तो अब ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा। ये पोस्टुलेट नंबर 6 था। पोस्टुलेट नंबर 7 आपका कहता है कि अगर लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए तो आपके पास वो दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है बाय एनी लेंथ। यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ से एक्सटेंड जितना मर्जी चाहें कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ से भी जितना मर्जी चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम्पल हो गई। आप अपने घर जाना चाहते हैं, आप किसी जगह से निकल के अपने घर जाना चाह रहे हैं। अब आप घर तो पहुंच गए, लेकिन अगर घर के अलावा आपको कहीं और भी जाना है, आपको अपने घर से आगे भी कहीं जाना है, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार रहते हो, अपने घर से होते हुए आपको घर जाना है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आप लाजमी नहीं अपने घर पे जाके रुक गए, तो आपकी लाइन कहीं पे भी जाके एक्सटेंड हो सकती है। ये आपका पोस्टुलेट नंबर 7 कहता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट नंबर 8, पार्टीशन ऑफ अ प्लेन पोस्टुलेट। अब इस पोस्टुलेट में क्या कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास एक प्लेन है, इस तरीके से ये एक प्लेन गिवन है और एक लाइन एल लाई कर रही है प्लेन के ऊपर, ये प्लेन अल्फा है और ये लाइन एल है। अगर ये आपके पास लाइन एल पार्टीशन करती है प्लेन को इनटू टू सबसेट्स H1 और H2, यानी कि आपके पास प्लेन अल्फा के दो टुकड़े हो गए H1 और H2। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, H1 एंड H2 आर कॉन्वेक्स सेट, यानी आपके पास, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि कॉन्वेक्स सेट में कोई भी प्लेन होगा, लाइन होगी, स्पेस होगा, कुछ भी, वो सारा कॉन्वेक्स सेट होगा। और इसी तरीके से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि आपका जो P है, अगर ये H1 में है और Q H2 के अंदर है और P Q आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट L लाइन के ऊपर, तो मेरी लाइन सेगमेंट L के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है लाइन सेगमेंट PQ का। तो ये आपके पास अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है, तो आप अपने प्लेन को पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोस्टुलेट के अंदर बात बताई जा रही है। अब कुछ बेसिक यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझनी है। नंबर 1, आपके पास H1 और H2 आर सेड टू बी हाफ प्लेन्स। आपने यहाँ पर इसको हाफ में तकसीम कर दिया। ये जो लाइन पास हो रही है ये इक्वल हाफ में कट कर रही है। नंबर 2, आपके पास लाइन L इज कॉल्ड एज ऑफ ईच हाफ प्लेन। एज का मतलब ये, अगर प्लेन इसकी बात करूं तो आपके पास ये जो लाइन है ये आपकी एज लाइन कहलाती है। यानी इसके आगे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी छत पे खड़े हो और वहाँ पर आपकी कोई दीवार ना हो तो आपका एज होगा, वहाँ पर जाने से आपको मना किया जाएगा क्योंकि आप वहाँ से गिर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास चाहे H1 की बात की जाए या H2 की बात की जाए, दोनों के लिए वो एज है।
और नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट है, इफ़ टू पॉइंट्स P एंड R लाई इन द सेम हाफ प्लेन, अगर यहाँ पर P है और एक पॉइंट में R कह दूँ, ये आपके पास सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास ये जो लाइन है उसकी सेम साइड पे है, यानी कि आपकी ये जो लाइन है ये इसकी साइड है, तो आपके पास सेम लाइन की साइड पे ये लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि P इज़ वन हाफ प्लेन एंड Q इज़ द अदर हाफ प्लेन, आपके पास P एक हाफ में है ये रहा और Q दूसरे हाफ के अंदर है, देन P एंड Q लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ L, जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि आपके पास एक साइड ये है दूसरी साइड ये है, तो आपके पास लाइन के अपोजिट साइड पे दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये था आपका पोस्टुलेट नंबर 8, पार्टीशन ऑफ अ प्लेन पोस्टुलेट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट सब कैटेगरी के ऊपर, एंगल्स। एंगल क्या होते हैं अब उन्हें डिस्कस करते हैं। अब कोई भी एंगल अगर आप लेते हैं, इट इज़ बेसिकली द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि आपके पास ये O से लेके B तक एक रे है, इसी तरीके से O से लेके A तक दूसरी रे है, दोनों नॉन कोलिनियर रेज हैं, दोनों आपके पास एक ही पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट करती, दोनों नॉन कोलिनियर हैं और इनके कॉमन एंड पॉइंट है, O इज़ द कॉमन एंड पॉइंट। तो अगर इस तरीके से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो एंगल AOB आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म समझनी है। द रेज कंस्टिट्यूटिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स, ये जो आपके पास रे है जिसमें एंगल ये बन रहा है, तो O से लेके B तक ये जो रे आपकी आई है ये बेसिकली कहलाती है आर्म। आर्म को हम साइड भी कहते हैं, जिस तरह साइड ऑफ ट्राइंगल आपने सुना हुआ है नाम, तो इसको हम यहाँ पर आर्म के लफ्ज़ से जानते हैं, आर्म के वर्ड से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। आप इसको साइड भी कह सकते हैं, लेकिन आगे चल के किताब में आर्म बहुत जगह इस्तेमाल किया, तो आपको यहाँ पर आर्म समझना है। और इसी तरीके से सेकंड आपके पास कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, जिसको आप वर्टेक्स कहते हैं, जमा उसकी वर्टाइसिस है। तो आपके पास यहाँ पर एक वर्टेक्स होगा, एक यहाँ पर आर्म होगा। अगर इस तरीके से आपके पास कोई भी फिगर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आपको OA एक रे गिवन है और OB दूसरी रे गिवन है, ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं, इनके पास एक कॉमन एंड पॉइंट O मौजूद है और आपस में इनके OA और OB आर्म्स हैं, तो इस तरीके से आपके पास AOB, ये A है ये O है और वो B है, तो AOB ये आपका एक एंगल फॉर्म करेगा। अब कोई भी एंगल है उसको इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एंगल AOB या एंगल BOA, दोनों एक ही बात है, या सिंपली जो हमारा वर्टेक्स होता है उसके नाम से हम उसको एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही सारी बातें इधर भी डिस्कस की गई हैं, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसको एंगल को आप अगर देखें तो आपके पास BAC या CAB आपके पास एक एंगल फॉर्म होगा। अब चाहें तो आप इसको एंगल 1 का भी नाम दे सकते हैं, या आप इसको एंगल CAB या BAC भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका एंगल का। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायग्राम है, इसमें एक पॉइंट P मौजूद है इस एंगल के अंदर, तो जितने भी पॉइंट्स आपके पास एंगल के अंदर होंगे उनको हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट, और जितने भी पॉइंट्स एंगल के बाहर होते हैं ये सारे P आपका इंटीरियर पॉइंट है, और Q R S ये सारे आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। आपके A C और B ये पॉइंट आपके लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके इंटीरियर पॉइंट ही कहे जाएंगे, और P आपका इंटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये सारी बातें लिखी गई हैं कि आपके पास इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अब पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 9, उसको डिस्कस कर रहे हैं। एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, एंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर कोई भी आपके पास ये प्लेन H गिवन है, इसको आपने, क्योंकि प्लेन इन्फिनाइट होता है, आपने इसको हाफ प्लेन का नाम दे दिया। इसमें आपके पास एक एंगल थीटा बन रहा है, थीटा आपके पास 0 और 180 के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि O मेरा एक कॉमन पॉइंट है, O से लेके A और O से लेके B तक मेरे पास यहाँ पर एक रे मौजूद है, और H प्लेन में आपके पास यहाँ पर OB लाइन सेगमेंट आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल AOB बनेगा वो बेसिकली आपके एंगल थीटा के बराबर होगा। और अब इस पोस्टुलेट के मुताबिक अगर हम देखें
तो आपके पास कोई भी एंगल ना तो 0 डिग्री के बराबर होगा और ना ही यहाँ पे एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा, बल्कि आपके पास जो एंगल आएगा वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान आएगा। और अगर हम इसका सम करें तो या तो 180 या उससे ज़्यादा, बल्कि लेस देन 360 डिग्री भी आ सकता है। तो ये आपका पोस्टुलेट नंबर 9 था, जिसमें आप एंगल के बारे में बता रहे थे। सिंपली अगर इसको कहें तो कोई भी आपके पास एंगल यहाँ पे 0 और 180 के दरमियान आएगा। अगर ये आपकी रे इस तरीके से तो 0 180 के दरमियान, अब चाहे रे इस तरीके से आए, ज़्यादा से ज़्यादा रे आपकी इस तरीके से जा सकती है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी आपके दो एंगल्स एडजेसेंट कब कहलाएंगे? जब नंबर 1 आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ इस डायग्राम की बात करूँ तो आपके पास OA, OB और OC ये 3 रेज हैं और इसमें एक कॉमन वर्टेक्स O मौजूद है, तो पहली कंडीशन। सेकंड, दे हैव वन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मतलब आपके पास ये तीनों आर्म्स हैं, ये 3 साइड्स हैं, तो OA, OB और OC ये आर्म कहलाते हैं, साइड कहलाते हैं। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो OB इज़ अ कॉमन आर्म। और तीसरा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर्स इज़ नल। इंटीरियर पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक पॉइंट P लेता हूँ और एक पॉइंट Q लेता हूँ, तो अगर मैं P इंटरसेक्शन Q करूँ तो वो एक नल पॉइंट आएगा, क्योंकि आपके पास P अलग जगह पे और Q अलग जगह पे। तो अगर आपके पास नल या एम्प्टी सेट आ रहा है और तीनों कंडीशन प्रूव हो रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ इस डायग्राम की बात करूँ तो आपके पास यहाँ OA और OB एक एंगल बना रहे हैं और OB और OC दूसरा एंगल बना रहे हैं। अगर ये एंगल 1 और एंगल 2, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, तो एंगल AOB और एंगल BOC में आपके पास कॉमन आर्म OB है, वर्टेक्स कॉमन इनका O है और आपके पास यहाँ पर कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स आपस में सेम नहीं, यानी कि एक एम्प्टी सेट बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास इस सारी कंडीशन को देखते हुए एक एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। और सिंपल है, आपके पास कोई भी एंगल अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, ये दोनों आपस में एक साथ हैं, इसको हम एडजेसेंट कहते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट तब होगा जब ये दोनों बिल्कुल साथ बराबर में होंगे। जिस तरह इंग्लिश में एडजेसेंट के मीनिंग होते हैं बिल्कुल साथ में, बराबर में, तो वही यहाँ पर भी सेम मीनिंग है। तो ये आपका था एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड आपके पास एक पोस्टुलेट आता है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसको आप याद भी कर लें। इस पोस्टुलेट में आपसे कहा गया है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अगर मेरे पास ये एंगल एडजेसेंट है, एंगल 1 और एंगल 2 मैं नाम दे रहा हूँ, तो इनका सम अगर मैं लूँ, इट विल बी इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय देयर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब ये A से लेके D तक तो आपके पास कॉमन आर्म है। ये आपके पास एक साइड है जिसको हम आर्म का नाम देते हैं। A से लेके D तक तो आपके पास कॉमन आर्म है, लेकिन A से लेके B तक ये एक आर्म है जो कि A से लेके C तक के आर्म के साथ कॉमन नहीं है। तो नॉन कॉमन आर्म कौन से हुए? AB और AC, ये नॉन कॉमन आर्म है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, इसको अभी समझ लें साथ साथ, ताकि आगे जब थ्योरम करें तो आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपके पास यहाँ पर एंगल एडिशन पोस्टुलेट कहता है कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम बराबर होगा एंगल फॉर्म्ड बाय देयर नॉन कॉमन आर्म्स। फॉर एग्जांपल ये आपका एंगल 1 जो है, इट इज़ एंगल BAD और दूसरा आपका एंगल CAD है। इनका अगर आप सम ले लें तो एंगल BAC के बराबर आएगा, या CAB आप इसको कह लें। तो ये बेसिकली आपका पोस्टुलेट नंबर 10 था। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल हाफ में तकसीम करना। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल हाफ में तकसीम कर देना। तो इसमें आपको कहा गया है कि इफ़ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, अगर मैं कहूँ ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी कि एंगल ABD एंगल CBD के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पर जो एक कॉमन आर्म है BD, ये बाइसेक्टर कहलाएगा ऑफ द एंगल। B से लेके D तक एक आर्म है जो कि कॉमन आर्म है इस एंगल 1 में भी और एंगल 2 में भी। तो आपके पास ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये आर्म आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इनटू 2 इक्वल पोर्शन।
तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझाइए। ओवरऑल एंगल क्या है आपका, एंगल ए बी सी। अगर आप इसको हाफ कर दें तो आपके पास कोई भी एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर पूरा जो एंगल है वो अब हाफ ऑफ एंगल ए बी सी या तो एंगल सी बी डी के बराबर है या एंगल ए बी डी के बराबर है। और यहाँ जो आपके पास बी डी आर्म है, इट इज़ बेसिकली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल हाफ में तकसीम कर देना। ये आपके पास पोस्टुलेट अब इससे रिलेटेड आता है। पोस्टुलेट नंबर 11 यूनिक बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पोस्टुलेट है। ये कहता है कि वन एंड ओनली वन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कैन बी ड्रॉन, यानी कि हम सिर्फ आपके एंगल को एक ही दफ़ा इक्वल हाफ में तकसीम कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भी एक एंगल है, ये इसको मुझे हाफ में तकसीम करना है तो मैं सिर्फ एक ही लाइन से तकसीम कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर कोई और भी लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो वो आपके पास हाफ में तकसीम नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ जो पोस्टुलेट कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है लॉजिकली भी, कि आपके पास सिर्फ एक ही बाइसेक्टर हो सकता है एंगल का, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या फ़र्क है, ये दोनों एक जैसे ही ऑलमोस्ट। अगर आपके पास सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री तो आप उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर आपके पास सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री तो आप ऐसे एंगल को आप कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एंगल्स हैं, इनका सम अगर 90 डिग्री के आ रहा है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी तरीके से आपके पास दो एंगल हैं, एक का 60 और दूसरे का 120, इनका सम आप लेते हैं तो आपके पास 180 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल को आप कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट पेयर बन सकते हैं। तो आपके यहाँ पे अगर टोटल सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और टोटल सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये आपका बेसिक सिंपल सा था। अब इससे रिलेटेड आपका एक पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 12, सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट पोस्टुलेट सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर दो इस पोस्टुलेट की कैटेगरीज हैं। पहला आपसे कहा जा रहा है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल हैं, ये एंगल 1 और एंगल 2, इफ़ दे आर सप्लीमेंट्री यानी कि इसका सम जो है वो 180 डिग्री के आ रहा है, और दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर। तो अगर इस तरह से एक चीज़ पॉसिबल है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब उनके नॉन कॉमन आर्म्स आपस में कोलिनियर होंगे। यानी कि आपके पास O से लेके A और O से लेके B ये दो साइड्स हैं, दो आर्म्स हैं और दोनों नॉन कॉमन हैं। तो नॉन कॉमन आर्म्स अगर ये कोलिनियर हैं, ज़ाहिर है O, A और B तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर हैं, तो ये पहली आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा ये इफ़ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर दे आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर यही बात आपको समझाई जा रही है कि आपके पास यहाँ पर एंगल AOC अगर देखते हैं या एंगल BOC देखते हैं, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं क्योंकि दोनों एडजेसेंट है नंबर 1, और नंबर 2 आपस में ये 180 डिग्री सम अगर इनका लें तो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, और इनके नॉन कॉमन आर्म्स OA और OB आपस में कोलिनियर हैं। तो इस वजह से इस पोस्टुलेट के मुताबिक आपके पास यहाँ पर 180 डिग्री भी बन रहा है, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, और यहाँ पर आपके पास सप्लीमेंट पोस्टुलेट प्रूव हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और आपस में इक्वल इन मेजर हों, फॉर एग्जांपल अगर ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है और दोनों एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हों, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान आपस में राइट एंगल बना हुआ है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और राइट एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के मुताबिक आपके पास दोनों एंगल्स, चाहे ये वाला लें या ये वाला लें, आपके पास एंगल ABC और एंगल DBC दोनों 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट आपका परपेंडिकुलर्स का है। परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं? दो लाइंस, आइदर रेज और लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर अगर ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, यानी कि राइट एंगल बना रहे होंगे। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं और आपस में इनके दरमियान 90 डिग्री है तो आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये कुछ आपके पास डायग्राम है, आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर कंडीशन इस तरीके से आ सकती है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 13,
इसमें आपको कहा गया है एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन और फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। अगर मेरे पास एक ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये है या लाइन के बाहर दूसरा पॉइंट ये है, इनमें से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूँ या इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूँ तो इनके दरमियान 90 डिग्री सिर्फ एक ही लाइन के थ्रू होगा, दो या दो से ज़्यादा लाइंस नहीं बनाएंगी। यानी कि अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो आपके पास यहाँ पर लाइंस तो बहुत सारी ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन 90 डिग्री वाली लाइन सिर्फ एक ही होगी। तो ये आपका सिंपल सा पोस्टुलेट था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सारे एंगल की टाइप आप बचपन में सीख चुके हैं, इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगी, और ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होगी। और राइट एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी उसे हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगल सेम वैल्यू के हैं, सेम मेजरमेंट रखते हैं, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट टू को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो अगर आपके पास PQR एक एंगल है और वो दूसरे ABC एंगल के बराबर है, मेजरमेंट इन दोनों की सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री आ रहा है, तो अब अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये भी असूलन 30 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ये आपस में एक जैसी वैल्यू है, एक जैसी स्टेटमेंट है। यहाँ तक तो आपके पास सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जो कि क्लियर हो जाने चाहिए। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ कंक्लूजन्स यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको पढ़ना। तो जितना भी यहाँ तक मैंने अभी डिस्कस किया वो सारी बातें इन डेफिनेशंस में कंसाइज करके आपको बता दी गई हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास आगे एक थ्योरम भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, द एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। यानी कि आपके पास अगर एक एंगल है, लेट सपोज ये एंगल है और आपके ये टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज ड्रॉ कर रहा है। फॉर एग्जांपल O से लेके यहाँ अगर पॉइंट B कह रहा हूँ और O से लेके A, ये दो अपोजिट रेज हैं, तो आपके पास यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड होंगे और ऐसे एंगल्स को आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे या सिंपल वर्टिकल एंगल्स भी कहेंगे। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें दो रेज हैं, यहाँ पर OA और OB इज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट रेज, यानी कि लाइन AB के ऊपर ही ये मौजूद हैं, और OC और OD आपके पास दो अपोजिट रेज हैं, लाइन CD के ऊपर मौजूद हैं। तो हैंस आपके पास यहाँ पे एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC और एंगल BOD, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। यहाँ पर अगर दो आपके पास लाइन सेगमेंट इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके पास ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ एंगल AOD, ये एंगल AOD है और ये एंगल COB है या BOC, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये आपके पास लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। यहाँ चैप्टर नंबर 11 की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अगर यहाँ तक किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप उसको ज़रा दोबारा रिवाइंड करके, दोबारा बैक करके एक दफ़ा दोबारा समझें। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बातें हमने सारी की हैं, यहाँ हमने कोई सोल्यूशन नहीं किया, कोई यहाँ पर हमने डिटेल कैलकुलेशन नहीं की, यहाँ सिंपल थ्योरेटिकल बातें हमने की हैं। याद रहे ये आपका रिवीजन लेक्चर है। आप अगर पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो कोशिश पूरी है कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज़ आपको पहले इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद इसको रिवाइज़ करना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।